मन को शीतलता प्रदान करे। आयुर्वेद में है विशेष महत्व। चंद्रमा का प्रतीक, महिलाओं का मनपसंद रत्न। किसानों की आय में वृद्धि करे मोती की खेती। देखिए इस बार का कृषि विशेष ओडिशा से मोती की खेती। शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण अगले दिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आगामी 21 नवंबर को होगा 2 दिवसीय विश्व मत्स्य पालन सम्मेलन का आयोजन। घरेलू और वैश्विक मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों तक पहुंचना है उद्देश्य। 8% वैश्विक भागीदारी के साथ भारत है तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री क्षेत्र की 162 परियोजनाओं की प्रगति के लिए मध्यावधि समीक्षा बैठक की। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत समुद्री क्षेत्र में वैश्विक नेता बनने की ओर है अग्रसर। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार बनी हुई है गंभीर। सुबह के वक्त कोहरे और स्मॉग की चादर। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली, पंजाब समेत 10 राज्यों और विभिन्न एजेंसियों से किया जवाब तलब। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन। आज खरना के दिन छठ पूजा का प्रसाद ग्रहण करके 36 घंटों के निर्जल व्रत की होगी शुरुआत। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं से पिछले 9 वर्षों में मछली उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है। पुरुषोत्तम रुपाला ने अहमदाबाद में इस महीने की 21 और 22 नवंबर को होने वाले विश्व मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 के बारे में नई दिल्ली में ये जानकारी दी। ये 2 दिवसीय सम्मेलन विश्व मत्स्य पालन दिवस पर मत्स्य पालन और समुद्री संपदा के विकास के सिलसिले में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य घरेलू और वैश्विक मत्स्य पालन क्षेत्र में सहयोगी प्रयास और भारतीय मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों तक पहुंचना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मत्स्य क्षेत्र का खर्च पिछले 9 वर्षों में बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले 3,680 करोड़ रुपए था। उन्होंने कहा कि लगभग 8% वैश्विक भागीदारी के साथ भारत तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। और केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को एक मध्यावधि समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक 2047 तक भारत को वैश्विक समुद्री क्षेत्र में अग्रणी बनाने के सर्वोच्च लक्ष्य के साथ पीएम समुद्री अमृतकाल विजन के त्वरित और सुचारू कार्यान्वयन के लिए व्यापक दृष्टिकोण निर्धारित करने के लिए आयोजित की गई थी। बैठक में मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम सागरमाला के साथ साथ अन्य प्रमुख कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। बैठक में 1 ट्रिलियन रुपए के निवेश परिव्यय वाली 162 परियोजनाओं की प्रगति के बारे में भी जानकारी ली गई। इस अवसर पर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत समुद्री क्षेत्र में वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव पर खड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के गतिशील नेतृत्व में भारत समुद्री क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व करने की ओर अग्रसर है। आगे बढ़ते हैं, जहां राजधानी दिल्ली में आज भी वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर रही। आज सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक 398 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। आनंद विहार में AQI का आंकड़ा 400 के पार पहुंच गया। सुबह के वक्त कोहरे और स्मॉग की चादर देखने को मिली। बढ़ते प्रदूषण से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम है और उसके अलावा कभी कभार एकदम से जो थ्रोट प्रॉब्लम होती है, कभी कभार साइकिल चलाते हो और
जो विजिबिलिटी की काफ़ी दिक्कत है। जब ब्रीथ कर रहे हैं हम लोग रनिंग के टाइम तो मुश्किल तो होता है, बिकॉज हम एयर फ्रेश नहीं है, एयर में इतना टॉक्सिक है, तो वो जो हम जनरली हम लोग जो भागने में आराम से सांस लेते हैं वो अब नहीं ले पा रहे हम लोग। मॉर्निंग वॉक में थोड़ा सा हल्की सांस लेने में दिक्कत सी महसूस होती है, थोड़ा जैसे चेस्ट में हैवीपन सा है, तो लगता है कि बैठें कहीं थोड़ी देर, अंदर रहें, बाहर ना आएं। और दिल्ली एनसीआर में लगातार बिगड़ती हवा की स्थिति को देखते हुए एनजीटी यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली, पंजाब समेत 10 राज्यों और विभिन्न एजेंसियों से जवाब तलब किया है। एनजीटी ने कहा है कि जिन राज्यों में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब हुआ है वहां तत्काल उपचारात्मक कदम उठाने के उसके पहले के निर्देश का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया। एनजीटी ने अधिकारियों को आगामी 23 नवंबर को वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने को कहा है। और बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच राजधानी में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। वायु गुणवत्ता के गंभीर श्रेणी में बने रहने के बाद पूरी दिल्ली में धुंध की चादर में लिपटी है और ऐसे में राहत के लिए क्लाउड सीडिंग के विकल्प पर बातचीत की जा रही है। क्या है क्लाउड सीडिंग और इससे कितना फर्क पड़ेगा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। प्रदूषण के कारण बिगड़ी गुणवत्ता के चलते दिल्ली और राजधानी क्षेत्र के लोगों का सांस लेना दूभर हो चुका है। धुंध, दमघोटू हवा के बीच हांफती दिल्ली के गंभीर होते हालात के मद्देनजर जिस विकल्प को अपनाने की तैयारी हो रही है उसका नाम है क्लाउड सीडिंग, जिसके जरिए कृत्रिम बारिश कराकर न केवल दिल्ली बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर भारत के व्यापक क्षेत्रों में फैले जहरीले धुएं को धोने की कोशिश की जाएगी। क्लाउड सीडिंग को लेकर निर्णय अगले 2 से 3 दिनों के बाद स्थिति की निगरानी के बाद लिया जाएगा। आइए जानते हैं क्या है क्लाउड सीडिंग। सूखी बर्फ या सामान्यतः सिल्वर आयोडाइड एरोसोल के बादलों के ऊपरी हिस्से में छिड़काव की प्रक्रिया क्लाउड सीडिंग कहलाती है। छोटे कणों को विमानों का उपयोग कर बादलों के बहाव के साथ फैला दिया जाता है। ये छोटे कण हवा से नमी सोखते हैं और संघनन से उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, जिससे जल की भारी बूंदें बनकर वर्षा करती हैं। क्लाउड सीडिंग से वर्षा दर प्रतिवर्ष लगभग 10 से 30% तक बढ़ाया जा सकता है। ये क्लाउड सीडिंग के द्वारा जो बारिश होती है वो पानी जब बरसता है तो कुछ समय जो डस्ट के पार्टिकल्स हवा में होते हैं वो नीचे बह जाते हैं पानी के साथ, तो उस समय वातावरण अच्छा प्रदूषण से रहित हो जाता है। लेकिन जब तक हम प्रदूषण के सोर्सेस पे कुछ अपना एक्शन नहीं लेंगे तब तक प्रदूषण फिर हो जाएगा। तो इसलिए क्लाउड सीडिंग के द्वारा जो कंट्रोल होता है वो स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते अधिकतम इसका काम इसके द्वारा होता है। आईआईटी कानपुर द्वारा बनाई गई क्लाउड सीडिंग तकनीक को लेकर फिलहाल बातचीत जारी है, जिसके जरिए कृत्रिम बारिश करवाई जा सकेगी। आईआईटी कानपुर के पास एयरक्राफ्ट है अपना, जिसमें क्लाउड सीडिंग करने के लिए फ्लेयर्स का अटैचमेंट इस समय लग चुका है और उसको डीजीसीए ने अप्रूव भी कर दिया है। तो अब इसके द्वारा हम क्लाउड सीडिंग कहीं भी कर सकते हैं। हम CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलके पिछले 2 महीने से इसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि NCR रीजन में क्लाउड सीडिंग के द्वारा पोल्यूशन कंट्रोल हम कैसे करें, कब करें। और CII ऑफिस जो है इस समय बहुत एक्टिव है और वो कोऑर्डिनेट कर रहा है दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी। देश से लेकर विदेश तक क्लाउड सीडिंग की इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता रहा है। साल 2017 में कर्नाटक में वर्षाधारी परियोजना के अंतर्गत कृत्रिम वर्षा कराई गई थी। क्लाउड सीडिंग से ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में पिछले 40 वर्षों के दौरान जल विद्युत उत्पादन में वृद्धि देखी गई। क्लाउड सीडिंग से मौसम में परिवर्तन के लिए साल 1962 में अमेरिका में प्रोजेक्ट स्काई वाटर चलाया गया। दुनिया के 50 से ज्यादा देश क्लाउड सीडिंग को आजमा चुके हैं। चीन, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश कर चुके हैं क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल। साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक के दौरान चीन ने वेदर मॉडिफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर पहले ही बारिश करवाई थी। चीन की साल 2025 तक 55 लाख वर्ग किलोमीटर को कृत्रिम बारिश के तहत कवर करने की योजना है। जापान ने भी टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के दौरान आर्टिफिशियल रेन जनरेटर का भरपूर इस्तेमाल किया।
यूएई ने साल 2022 में क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश करवाई, जिससे बाढ़ की स्थिति बन गई। थाईलैंड सरकार की क्लाउड सीडिंग से साल 2037 तक सूखाग्रस्त इलाकों को हरा भरा बनाने की योजना है। दिल्ली में बीते कई दिनों से प्रदूषण के कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 से 500 के बीच बना हुआ है, जिसे देखते हुए क्लाउड सीडिंग को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और शौचालय सार्वजनिक स्वास्थ्य की आधारशिला है और पर्यावरण की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। साल 2014 में प्रधानमंत्री की अपील के बाद स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन बना। किस प्रकार टॉयलेट लोगों के जीवन में लाया है क्रांतिकारी परिवर्तन, इस पर हमारी सहयोगी शैला निगार ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ खास बातचीत की। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी मौजूद हैं। सर, वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जा रहा है, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ में। शौचालय के बारे में अगर हम बात करते हैं तो व्यवहार, विश्वास और मिथकों को बदलने का जो प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि आज लोग खुले में शौच को बुरा मानते हैं। शौचालय सिर्फ शौचालय नहीं रह गया है, बल्कि ये अब एक इज्जत घर बन गया है। जी बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि एक सरकारी योजना या सरकार का जो प्रोग्राम था एक जन आंदोलन बन गया है। देखिए, आज वर्ल्ड टॉयलेट डे को जब हम देखते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट है, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब शौचालय बनवाने शुरू किए, जो कम्युनिटी पब्लिक टॉयलेट से जो हमारा टारगेट था उसे 110-130% ज़्यादा बन गए। दूसरा, इसमें जो हमारी नारी शक्ति के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए इससे जो लाभ हुआ है, फॉर इंस्टेंस शौचालय बनाने से सबसे पहला मैं समझता हूँ, और मेरी भी 2 बेटियां हैं, जो डिग्निटी ऑफ द गर्ल चाइल्ड का होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सेंटिमेंट, इमोशन आता है, तो उससे ये सारी जो ये आंदोलन है, एक बिहेवियरल चेंज का एक आंदोलन है, उसको और स्ट्रेंथ मिलती है। और देखिए, मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि अभी तो शुरू में लोग थोड़े से सिनिकली पूछते थे क्या है, क्यों है। अब उसको पूछते नहीं, अब इसके आप हेल्थ सेक्टर में बेनिफिट, इसका इन्वायरमेंटल बेनिफिट। देखिए, जिस तरह से पर्यावरण की रक्षा में हम शौचालय की बात करते हैं, बड़ी भूमिका निभाते हैं, तो हमने देखा है कि बीमारियों में काफ़ी कमी आई है। और जो गांव के एरियाज हैं उनमें जो शौचालय खेतों में करने की वजह से बीमार होते थे बच्चे, अब बच्चे और महिलाएं कम बीमार होने लगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये दुनिया भर में सबसे बड़ी सैनिटेशन मिशन है, हम इसके बारे में कोई 2 राय नहीं है। दूसरी बात, आप ये देखिए कि जो बिहेवियरल चेंज आया है इसके कारण, 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित कर रहे थे लाल किला से, तो उन्होंने कहा था कि हमारा ये सपना है कि हम जब महात्मा गांधी की 150th बर्थ एनिवर्सरी मनाएंगे 2 अक्टूबर 2019 में, तब तक देश को ओपन डेफिकेशन फ्री हो जाना चाहिए। और ये बहुत खुशी, गर्व की बात है कि 2019 2 अक्टूबर तक देश लगभग हो गया था, एक स्टेट के अलावा। अब वो दैट स्टेट हैज आल्सो बिकम ODF, पर हम वहां से चढ़ के ODF+, सिटीज को गार्बेज फ्री बनाना, ये मतलब हो रहा है काम। बट हमें ये भी रियलाइजेशन होनी चाहिए कि इस समय काम और भी बाकी है। देखिए, इस समय हम लोग जो बड़े शहरों की सफाई की बात करते हैं, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन हो गई है, बट ये जो बिहेवियरल चेंज है, इसकी जो फाउंडेशंस हैं, इसकी जो नींव है, इसको और मजबूत करना पड़ेगा। और इसके लिए जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सरकार की तरफ से तो कमिटमेंट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम गुजरात में किया था जब वो मुख्यमंत्री थे, उसको अब नेशनल पैन इंडिया लेवल पे कर रहे हैं। बट सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर, तो अब मैं देख रहा हूं कि हमारे प्राइवेट सेक्टर भी जुड़ रहा है, हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी जुड़ रही हैं, सुलभ इंटरनेशनल, बाकी NGOs भी जुड़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे टारगेट्स हैं ODF++ के, वाटर सिक्योर जो SBM का है, और जो आप मानिए
अमृत 2 के हैं। अब सरकार की तरफ से जो हमने इसके लिए प्रोविजनिंग की है वो कोई कम नहीं है। थैंक यू सो मच सर डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। मेरठ में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। खरखौदा ब्लॉक के बिजौली गांव में इस यात्रा का शुभारंभ हुआ। सभी विभागों के अधिकारियों द्वारा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के स्टॉल लगाए गए। कार्यक्रम में लोगों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी भी दी गई। लाभार्थियों ने विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलने पर सरकार का आभार जताया। आंगनवाड़ी केंद्र की तरफ से जो हमें आहार मिलता है उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है, मेरे बच्चे को भी मेरे को भी। और जब से लगातार हमारे सुई भी लगते हैं उसमें, और खाने के लिए आहार सूखा पोषण भी मिलता है। अब मेरी बेटी हुई है 5 साल की हो गई, उसके भी पूरे इंजेक्शन लग चुके हैं और खाने के लिए सूखा वो मिलता है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे हार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी तो इस प्राइवेट हॉस्पिटल में मुझे दाखिल कराया गया। वहाँ मेरा परिवार फीस के लिए सक्षम नहीं था, लेकिन आयुष्मान कार्ड से इतना लाभ मिला कि मेरा वहाँ इलाज हो सका और आज मैं अपने बच्चों के बीच में खड़ी हूँ। मैं सरकार को, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ इस योजना को चलाने के लिए। और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। यहां अहेरी के महगांव में विशेष गाड़ी के माध्यम से लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर लाभार्थियों ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में लोगों ने एकता की शपथ भी ली। इतने दिन से घर नहीं था, मैं घर के वजह से बहुत परेशान था। अभी मैं रमाई योजना का घरकुल का लाभ लिया हूँ। 2021-22 में मेरे को मकान मिला है। वो मकान में मेरा परिवार और मैं सुकून में हूँ। केंद्र शासन को मैं धन्यवाद देता हूँ। जो भी लाभार्थी यहाँ से वंचित रहा है उनको लाभ देने का उद्देश्य हम विकसित भारत संकल्प यात्रा के दरमियान हम पूरा करेंगे। हमें विश्वास है कि दिनांक 15 नवंबर 2023 से लेकर 26 जनवरी 2024 तक जितने भी लाभार्थी वंचित रहे हैं उनको हम लाभ दे सकेंगे। और लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की देश भर में रौनक बिखरी हुई है। आज छठ पर्व का दूसरा दिन है जिसे खरना कहा जाता है। खरना के दिन छठ पूजा का प्रसाद बनाने की परंपरा है। प्रसाद तैयार होने के बाद सबसे पहले व्रती लोग इसे ग्रहण करते हैं और उसके बाद इसे बांटा जाता है। खरना के दिन गुड़ और चावल से बनी खीर का प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का व्रत शुरू होता है। 4 दिवसीय ये पर्व कल नहाई खाई के साथ शुरू हुआ। और अब बात करते हैं मंडी भाव की और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। वहीं शुक्रवार को ज्यादातर राजस्थान और उत्तर प्रदेश की मंडियों में मूंग का कारोबार हुआ। एक मार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की बात करें तो यहाँ की जोधपुर मंडी में 17 नवंबर को मूंग का भाव रहा 6050 रुपए। राज्य की कोटा मंडी में शुक्रवार को मूंग की खरीद 6801 रुपए पर हुई। केरल की पालक्कड़ मंडी में 17 नवंबर को मूंग का कारोबार 13600 रुपए प्रति क्विंटल हुआ। उत्तर प्रदेश की मेरठ मंडी में 16 नवंबर को मूंग का भाव रहा 8930 रुपए, जो 17 नवंबर को 20 रुपए बढ़कर 8950 रुपए हो गया। वहीं राज्य की बदायूं मंडी में 17 नवंबर को मूंग की खरीद फरोख्त 8620 रुपए पर हुई और उत्तर प्रदेश की ही गोरखपुर मंडी में 17 नवंबर को इसका भाव 8620 रुपए रहा। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान मूंग की पैदावार 37,40,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की अवधि के दौरान 31,66,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को जोधपुर और अलीगढ़ मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में तेजी रही।
जबकि सूरत मंडी में नरमी के साथ कारोबार हुआ। आजादपुर मंडी में प्याज के सौदे बिना किसी उठापटक के साथ हुए। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 16 नवंबर को प्याज का भाव था 4,200 रुपए। 17 नवंबर को इसके भाव में 250 रुपए की गिरावट आई और भाव 3,950 रुपए पर आ गया। दिल्ली की आजादपुर मंडी में 16 नवंबर को प्याज का भाव था 3,219 रुपए। 17 नवंबर को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 3,219 रुपए प्रति क्विंटल पर बरकरार रहा। जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 16 नवंबर को प्याज का भाव रहा 2,250 रुपए। 17 नवंबर को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 2,300 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भी प्याज की खरीद मजबूती के साथ हुई। यहां 17 नवंबर को इसका भाव 50 रुपए बढ़कर 3,350 रुपए से 3,400 रुपए हो गया। हालांकि इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। राजस्थान में गेहूं की बुआई कर लें। गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं, साथ ही जौ की बुआई करें। जौ के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। वहीं जीरे की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। किसान मूंग की बुआई कर लें। इसके साथ ही मेथी की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा ईसबगोल की बुआई के लिए खेत अभी तैयार कर लें। अभी सरसों में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में सरसों में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञ की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर लें। यही किसान मूली की बुआई करें। राजस्थान में लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। गुजरात में गन्ने की रोपाई कर लें। गन्ने के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। साथ ही धान की कटाई कर लें। इस समय बैगन के खेत में निराई कर सकते हैं। यहाँ टमाटर के खेत में निराई कर लें। किसान आलू की बुआई करें। इसके साथ ही अरहर के खेत से खरपतवार निकाल लें। अरहर की बुआई के लिए खेत तैयार करें। अरहर के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें। गुजरात में चने की बुआई कर सकते हैं। चने के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। अभी बीन की बुआई के लिए समय उचित है। किसान लाल मिर्च की रोपाई कर लें। इसके अलावा गुजरात के किसान कपास के खेत में घास फूस निकाल सकते हैं। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2047 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन विषय पर आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र के दौरान भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन क्षेत्र की यात्रा के 75 वर्षों के 60 संग्रह के साथ साथ विजन डॉक्यूमेंट 2047 का विमोचन किया गया। राष्ट्रपति ने कहा कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान की लैंडिंग करवाकर भारत ने अपनी क्षमता को प्रदर्शित किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। कहा कि डबल इंजन की सरकार होगी तो राजस्थान के विकास को और ज्यादा मिलेगी गति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। ये कार्यक्रम आकाशवाणी पर 26 नवंबर को प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से MyGov या नमो ऐप पर सुझाव देने का आग्रह किया है। केरल के सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। मंदिर को 2 महीने के लिए खोला गया है। भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला मंदिर दुनिया भर में मशहूर है। वहीं श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे और इसके साथ ही इस साल की 4 धाम की यात्रा समाप्त हो जाएगी। श्री बद्रीनाथ धाम को 15 क्विंटल गेंदों के फूलों से सजाया गया है।
उत्तरकाशी सुरंग दुर्घटना के बाद बचाव अभियान अब भी जारी है। सुरंग का एक हिस्सा टूटने और मलबा गिरने से 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। फिट इंडिया वीक 2023 की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम में देश भर के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक फिट इंडिया वीक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। हवा हो गई है जहरीली, सांस लेना हो गया है दुश्वार। कैसे करे पराली प्रबंधन? कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। लेकिन क्या हो इस समस्या का समाधान? अपना देश कृषि प्रधान है, ये मत भूलिए। देखिए विचार विमर्श शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। सोमवार शाम 6 से 7 बजे देखिए हेलो किसान, जिसमें हम बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन की और साथ ही बताएंगे कैसे करें मोटे अनाज का प्रसंस्करण। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर अपने सवाल रिकॉर्ड कर सकते हैं। होगी मुलाकात सोमवार 6 से 7 बजे हेलो किसान में। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र नूर महल, जालंधर, पंजाब में। आज हम बात करेंगे फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। आपको लगता है कि फसल के अवशेष को प्रबंध करने से लाभ मिलता है? लाभ तो बहुत मिलेगा। क्या लाभ मिलता है? लाभ एक तो पराली को बेचे मल्च करेंगे तो इसका बहुत लाभ मिलेगा। सुपर सीडर ना बजाने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ मित्र कीड़े भी बचते हैं। मेरा यही संदेश है, जो आग है उसको लगाने से गुरेज करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारा नुकसान ही नुकसान है। सबसे पहले हमारे खुद की सेहत का नुकसान है और दूसरे नंबर पे जितने भी हमारे जो पंछी हैं या हमारे पशु हैं उनका भी नुकसान जो है वो होता है। कार्यक्रम चौपाल चर्चा फसल अवशेष प्रबंधन 20 नवंबर सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। हम हाजिर हैं कार्यक्रम में हम आपको ले चलेंगे जम्मू कश्मीर के किसानों के उन खेतों में जहां खिलते हैं केसर के फूल, जहां बिखरती हैं लवेंडर के फूलों की सुगंध, जहां लगाए जाते हैं जैतून के बाग, जहां पलती हैं दुर्लभ ट्राउट मछलियां और जहां बनते हैं पश्मीना शॉल। साथ ही भेड़ बकरी पालन से लेकर डेयरी फार्मिंग, स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट के बगीचे और सब्जियों के लहलहाते खेत। जम्मू कश्मीर कृषि गतिविधियों की एक सुंदर तस्वीर है ये कार्यक्रम हम हाजिर हैं। कार्यक्रम हम हाजिर हैं शनिवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 10:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। तन और मन को शीतलता प्रदान करे। आयुर्वेद में है विशेष महत्व। चंद्रमा का प्रतीक, महिलाओं का मनपसंद रत्न। किसानों की आय में वृद्धि करे मोती की खेती। देखिए इस बार का कृषि विशेष ओडिशा से मोती की खेती, शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण अगले दिन सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
बदलते भारत की शान।